हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 11 विद्युत, जिसका पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कवर कर चुके हैं। इस कल के वीडियो में हमने पढ़ा था समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का संयोजन और उस पर आधारित न्यूमेरिकल किए थे। आज हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव या कह लो ऊष्मीय प्रभाव। तो कैसे होता है, जब किसी तार में हम क्या प्रवाहित करते हैं, बिजली यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव अथवा ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। जैसे आपने हीटर को देखा होगा, इस तरीके से गोल गोल होता है हीटर, और इसमें भैया इस तरीके से होता है सिस्टम, और इसमें वायर गया होता है, और वायर जाने के बाद में जो इसमें क्या करते हैं, प्लस माइनस यानी बिजली देते हैं। तो इसमें जो तार पड़ा होता है वो तार, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा, यानी धारा को रोकता बहुत। जब धारा को रोकेगा तो धारा किसमें बदल जाएगी, वही विद्युत धारा किसमें बदल जाएगी, ऊष्मा में बदल जाएगी। कब, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा है, जाने दे नहीं रहा है। तो धारा आ रही इधर से, प्लस की तरफ से बह रही, तो बाहर माइनस की तरफ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जब किसी तार में धारा को कोई रोकेगा, प्रतिरोध रोकेगा, बताओ तो वहां पे क्या होगा, उसमें उत्पन्न होगी कि नहीं। जैसे केबल में है, केबल है, केबल देखो, केबल में बिजली जा रही है, और जब कभी यहाँ पे ज्यादा मुड़ी उड़ी होगी, ज्यादा केबल या कोई समस्या आएगी, और यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगी, तो वहीं से जल जाती है केबल। जल जाती है कि नहीं जल्दी, मतलब वहां पर क्या होगा, उसको अगर रोकोगे, धारा कैसे भी रुकेगी, वहां पे रुकेगी धारा, तो धारा रुकेगी तो उसमें भी बदल जाएगी, तो इससे केबल गर्म होगी, केबल टूट जाएगी। मतलब इसी प्रकार से इसमें भी, इसमें इसी तरीके से तार को बनाया ही जाता है कि ये मतलब धारा को ना जाने दे। नहीं तो सीधा तार ना रखा जाए, सीधा तार में कहीं ज्यादा प्रतिरोध तो होता नहीं। और इसमें तार को इतना मतलब मोड़ दिया जाता है, बात समझ गए ना, इतना मोड़ करके स्प्रिंग बनी होती है कि धारा को पता नहीं कितना चक्कर लगाना पड़ता है, धारा वहां तक पहुंच नहीं पाती। यानी बीच में क्या है, प्रतिरोध, ढेर सारा प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध जब धारा को रोक लेगा तो वही ऊर्जा या वही बिजली किसमें बदल जाएगी, ऊष्मा में बदल जाएगी। तो यही चीज कहा गया है कि विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप बढ़ने की घटना। जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो चालक तार ही तो है, और उसका क्या बढ़ रहा है, ताप। तो जब ताप बढ़ जाएगा तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव। इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, विद्युत हीटर में, जैसे कि हमने बताया। विद्युत बल्ब में, जो लाल वाला बल्ब होता था, उसमें यही तो होता था, कितना ऊर्जा निकलती, ऊर्जा मतलब प्रकाश तो होता ही है, साथ में ऊष्मा भी निकलती, गर्म भी वहां पे होता है। आयरन प्रेस करने वाली इस्त्री है ना, आयरन, उसमें भी क्या होता है, यही चीज होती है, तभी तो वो गर्म हो जाता है। विद्युत तार का जो पानी जिससे हम लोग गर्म करते हैं, है ना, उसमें भी तो यही चीज है। तार को मोड़ दिया जाता है और उसमें डाल दिया जाता है। तो तार जब मुड़ जाता है तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है, वहां पे वो गर्म हो जाता है राड, और उसी से पानी गर्म हो जाता है धीरे धीरे पूरा। समझ गए। अब हम लोग जो है इस यहाँ पर ऊष्मा के सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऊष्मा के सूत्र। तो ये देखो, जो किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, ऊष्मा कहलाता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो ऊष्मा का मात्रक भी क्या होगा, जूल। ठीक, लेकिन अगर भैया ऊष्मा ज्यादातर काहे में मापी जाती है, कैलोरी में। ऊष्मा काहे में मापी जाती है, तो अगर मतलब जूल है मात्रक, अगर तुमको लाना है उत्तर काहे में, कैलोरी में, तो आपको 4.2 से भाग देना पड़ेगा। कितने से भाग देना पड़ेगा, 4.2 से भाग देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक जूल में होता है 1/4.2 कैलोरी ऊष्मा। समझ गए भैया, ये वाला फार्मूला याद कर लो। या फिर ये इतना ध्यान रखो कि कोई भी उत्तर जूल में आएगा, और तो जूल में आएगा, अगर हमको उसका मान काहे में डालना है, कैलोरी में, तो जितना उत्तर आएगा उसको हम 4/2 से क्या कर देंगे, भाग हम उसको कर देंगे। तो एक तो फार्मूला ये बन गया। दूसरा फार्मूला देखो, देखो एक होता है शक्ति का फार्मूला, भी आगे हम लोग शक्ति पढ़ेंगे। कार्य करने की समय दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो यहाँ से अगर W बराबर निकालोगे तो W बराबर PT निकलेगा, बताओ। एक P बराबर BI फार्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो P की जगह जब BI रख दोगे, P की जगह कितना रख दोगे, BI, तो W का मान क्या आ जाएगा, BIT। क्या माना जाएगा, BIT। तो यहाँ एक फार्मूला क्या बनेगा, W की जगह BIT। अब देखो, जैसे W दिया होगा तो यही फार्मूला लगा दोगे। और अगर विभवांतर दिया है, धारा दिया है, समय दिया है, तो ये वाला फार्मूला लगा दोगे, W की जगह BIT बटे, और BIT तो जूल में आ जाएगा। हमको ऊष्मा का मात्रक काहे में लाना है,
कैलोरी में तो कितने से भाग कर देंगे? 4.2 से। तो एक फार्मूला ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा देखो V बराबर आई आर भी तो पढ़े हो उनके नियम से। तो V का मान यहाँ पर अगर आई आर रखोगे तो भैया V की जगह कितना रखोगे? आई आर। और यहाँ पर आई टी पहले से है कि नहीं है? ये तो V की जगह आई आर रखे हो ना, तो आई आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी और बटे 4. तो ये उत्तर काहे में आ जाएगा? कैलोरी में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका मात्रा काहे में आ जाएगा? कैलोरी में। तो ये 3 फार्मूले हो गए। और अगर यहाँ पर हमको केवल बी धारा ना हो, क्या ना हो? तीसरा फार्मूला। चौथा, अगर धारा ना हो तो धारा को गायब करना है, यहाँ से आई को क्या करना है? गायब करना है। तो आई का फार्मूला क्या निकल के आएगा? बताओ। आई का फार्मूला आएगा बी बटे आर। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये वाला बी बटे आर अगर हम यहाँ रख देंगे तो डब्ल्यू का नया फार्मूला क्या बनेगा? बी गुड़े आई की जगह बी बटे आर और इंटू टी, यानी क्या बनेगा? बी स्क्वायर टी बटे आर। यही बना ना? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? बी स्क्वायर टी बटे आर और 4.2 से तब भी क्या करोगे? भाग, क्योंकि उत्तर काहे में लाना है? कैलोरी में। बात समझ में आई? 4 फार्मूले तुमको याद करने हैं। कितने फार्मूले याद करने हैं टोटल? 4। एक जगह ही लिख देता हूँ इनको सबको मिला करके। एक एच बराबर क्या आया है? डब्ल्यू बटे 4.2। एक है बी आई टी बटे 4.2। एक है आई स्क्वायर आर टी बटे 4.2 और एक है बी स्क्वायर टी बटे 4.2। इतना एक ही लाइन में खूब याद कर लेना। ठीक, समझ में आया कि नहीं? फिलहाल एक मालूम होगा तो भी सब निकल आएंगे, लेकिन जब याद कर लोगे तो भाई तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लगाओ फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक, यहाँ पे न्यूमेरिकल देखेंगे। कह रहा किसी 4 ओम, ये क्या दिया यहीं से पढ़ेंगे, यहीं से लिखेंगे। ठीक, किसी 4 ओम के प्रतिरोधक यानी आर बराबर कितना दिया है? 4 ओम प्रति सेकंड, माने टाइम कितना दिया है? 1 सेकंड। 100 जूल ऊष्मा, ऊष्मा कितनी है? 100 जूल। ठीक भैया, उत्पन्न हो रही प्रतिरोध के सिरों पर क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। समझो जरा फार्मूला, बताओ। एच का फार्मूला क्या लगेगा? बी, देखो एच का फार्मूला कौन सा? बी आई टी तो लगेगा नहीं, आई डी नहीं है, तो कौन सा लगेगा? क्या निकालना? विभवांतर निकालना है ना। तो H बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बताओ। बी स्क्वायर, है ना? क्या था फॉर्मूला? बी, हाँ, बी स्क्वायर टी बराबर आर बी स्क्वायर टी बटे आर है, ये वाला लगेगा ना? अच्छा, इसी से हमको निकालना है विभवांतर। चलो ट्राई करते हैं। अच्छा, बोलोगे कि 4.2 क्यों नहीं लिखा? 4.2 तब लिखेंगे जब ये कैलोरी में होता, ये जूल में है, तो ये भी तो जूल में है, ये भी तो जूल में है। तो भैया यहाँ पे रखो मान, एच का मान रख दो कितना? 100 जूल। बी स्क्वायर का मान निकालना है, टी का मान 1, आर का मान 4। तो ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर कम बी स्क्वायर, 100 चक्कू 400। ठीक, 100 चक्कू 400। अब ये बी अंडर रूट 400 है ना, और 400 का वर्गमूल कितना आएगा? 20 वोल्ट। भी हो आ गया विभवांतर की नहीं आ गया? विभवांतर कितना आ गया? अब दिमाग में आएगा गुरुजी यहाँ पे 4.2 से भाग क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया, अगर ये कैलोरी में दिया होता उसमें तो इसको भाग करते। अब जब ये भी जूल में दिया तो ये भी जी जूल में है। भाई बात समझ में आई? जूल के लिए यही फार्मूला है, एच बराबर डब्लू, है ना? क्या था फार्मूला? एच बराबर डब्लू, डब्लू बराबर यहाँ क्या था? बी आई टी और बी बराबर आई आर, तो आई स्क्वायर आर टी और यहाँ था बी स्क्वायर और टी बटे आर। ये जूल के लिए नियम है। ठीक भैया, अगर जूल में उत्तर कर दे रहा है, जूल में देखो लिखा है जूल, तो यही लगाओगे। कैलोरी वाला है तब 4.2। ठीक, लगा लो। विद्युत शक्ति अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है? कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। सीधे फार्मूला लिख लो, कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक, अथवा एक दूसरी परिभाषा, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत
परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो ये फार्मूला हो जाएगा P बराबर W/T। समय, देखो कार्य करने की समय दर को, कार्य करने की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, P बराबर W/T। अब इसका मात्रक देख लो, एक तो मात्रक हो जाएगा एमकेएस पद्धति में, कार्य देखो ऊपर कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड, जूल बटे सेकेंड। और एसआई मात्रक क्या होगा, शक्ति का मात्रक वाट, क्या होगा वाट। तो हम कह सकते हैं कि 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड, मतलब 1 जूल बटे 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, मतलब खर्च होती है, जैसे मीटर लगा है तो मीटर से बल्ब जलाओगे, पंखा चलाओगे या टीवी चलाओगे, कुछ भी करोगे, 1 सेकंड में अगर 1 जूल ऊर्जा खत्म कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे मतलब जो शक्ति लग रही है तो कितनी हो रही, 1 वाट, 1 वाट शक्ति तुम खत्म कर रहे हो। ठीक, चाहे कह दो 1 वाट खत्म कर रहे हैं, 1 वाट का मतलब होता है कि आपने 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खत्म की है। ठीक भैया, अब देखो यहाँ पे फार्मूले पी के कितने आएंगे, एक तो पी बराबर फार्मूला होता है वी आई, अभी हमने बताया था विभवांतर गुणे धारा, और एक तो बी का ओम के नियम से आई आर रख दोगे, बी है ओम का नियम लगा दोगे तो बी की जगह रख दोगे आई आर, तो क्या हो जाएगा आई आर गुणे आई, तो आई स्क्वायर आर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, यहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर आर। और देखो अगर यहाँ से आई गायब करोगे तो आई ओम के नियम से निकालो, तो आई बराबर बी बटे आर, यहीं से निकाल लिया और यहीं इसी आई की जगह रख दो, तो पी बराबर क्या फार्मूला आएगा, बी गुणे आई की जगह बी बटे आर, तो क्या फार्मूला बन जाएगा बी स्क्वायर आर, क्या बनेगा बी स्क्वायर आर। तो पी के फार्मूले कितने बन गए, पी बराबर बी आई, पी बराबर आई आर, पी बराबर बी स्क्वायर आर। तो 3 फार्मूले, एक बार ही लिख देता हूँ, पी बराबर क्या बी आई स्क्वायर आर और बी स्क्वायर बटे आर। इसी फार्मूले का यूज तो यहाँ हुआ था उष्मा वाले में, भाई यहाँ डब्लू था, अब डब्लू यहाँ से निकाल लो, डब्लू एक कम डब्लू, तो डब्लू बराबर पीटी निकला था बताओ, तो यहाँ पे पीटी रखोगे और पी की जगह पर क्या रखोगे बी आई, तो बन जाएगा बी आई टी, और इसी पी की जगह पे रखोगे आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर आर टी, और इसी पी की जगह रखोगे बी स्क्वायर आर, तो बी स्क्वायर टी बटे आर, यही इसी से तो निकला था एच का भी फार्मूला बताओ। अगर ये सब जूल में आ गया, अगर कैलोरी में चाहिए तो 4.2 से भाग करो, यहीं से तो पी का मान गया था, पहले ये हेडिंग पढ़नी थी लेकिन वहां पे बुक में उधर दिया था तो हमने भी उसको बाद में ही पढ़ा दिया। ठीक भैया, अच्छा 1 किलोवाट, जब कहते हो कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का कहते हैं घरेलू कनेक्शन लगवाओगे तो कितने किलोवाट का, 1 किलोवाट का, चारा खदनी मशीन ये सब लगवाना है तो 2 किलोवाट का कराओ, है ना। तो 1 किलोवाट में कितने होते हैं 1000 वाट, कितने होते हैं जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, वैसे 1 किलोवाट में 1000 वाट, या कह लो 10 की घात कितने जीरो, 1 2 3, तो 3 वाट, इस जीरो को भी गिना जाता है सबको। और 1 मेगावाट, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट मतलब 10 लाख वाट, है ना, 10 लाख वाट यानी 10 की घात 6 वाट, 10 की घात कितने वाट 6 वाट, मैंने 6 जीरो 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख है ना, कितने लाख 10 लाख वाट, अरे देखो 10 1 लाख, हाँ 1 लाख नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख वाट। ठीक भैया, कितने लाख 10 लाख वाट। ठीक, 1 मेगावाट में 10 की घात 6 वाट यानी 10 लाख वाट। और ये सब शक्ति के मात्रक हैं, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति यानी हार्स पावर एचपी कहते हो, मतलब एचपी ज्यादातर इंजन के लिए यूज होता है ना, इंजन आते थे लिस्टर ये सब, या मतलब ट्रैक्टर वाले, तो उस पर लिखा होता कि इतने वाट का है, तो 1 वाट में होता है 746 वाट, जैसे जितने हार्स पावर का है, एक घोड़े में इतनी शक्ति होती है 746 वाट, समझ गए। अभी जैसे इंजन है तुम्हारा 36 हार्स पावर का, 35 हार्स पावर का, मतलब तो उसको इतने से गुणा कर दोगे तो इतने वाट शक्ति इसके अंदर होती है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, ऊर्जा का व्यापारिक, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक।
पहला वाट घंटा, वाट घंटा, ये 1 वाट घंटा है। 1 वाट घंटा में कितनी ऊर्जा खत्म होगी देखेंगे। 1 वाट घंटा, ठीक भैया। 1 वाट घंटा का मतलब 1 वाट की सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय ऊर्जा, 1 घंटे में व्यय ऊर्जा। तो 1 वाट घंटे में क्या आएगा, 1 वाट और गुणे 1 घंटा। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। तो मैंने बचेगा कितना, 3600 वाट सेकंड, 3600 वाट सेकंड, 3600 वाट सेकंड, या इसी को हम लोग कहते हैं जूल। क्या कहते हैं, जूल, 3600 जूल। कितना भैया, 3600 जूल। ठीक, कितना, 3600 जूल। वाट सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, जूल। वाट सेकंड को क्या कहते हैं, कैसे, देखो W बराबर PT फार्मूला पढ़ाया था। तो W है जूल, कार्य कर है ना, कार्य का मात्रक जूल, और इसका शक्ति का मात्रक वाट, और इसका समय का सेकंड। तो वाट सेकंड को हम जूल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। वाट सेकंड को हम लोग जूल लिख सकते हैं। तो 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। दूसरा देखेंगे किलो वाट घंटा। दूसरा क्या, किलो वाट घंटा। किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा को हम लोग कहते हैं KWH, KW, किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा। या इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट, या कहते हैं BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अंग्रेजी में कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ट्रेड माने व्यापारिक, है ना, व्यापारिक मात्रक, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। या इसी को BTU, या इसी को एक यूनिट, एक यूनिट कहते हैं, या 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा का मतलब ये होता है कि आपका अगर मतलब आपने अपने घर में कनेक्शन लिया है 1 किलोवाट वाला, ठीक, 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे में कितनी मतलब जो है ऊर्जा व्यय होती है। 1 किलोवाट वाले, 1 किलोवाट वाले, 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय ऊर्जा, 1 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहलाता है। 1 यूनिट कहलाता है। माने आपका कनेक्शन अगर 1 किलोवाट का है, ठीक, और आपने 1 घंटे बिजली खत्म किया, और कितनी खत्म किया, 1 घंटे में जितनी बिजली खत्म करोगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 किलोवाट घंटा। ठीक, 1 घंटे में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट कहलाती है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000 वाट। भाई 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000 वाट। 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड होंगे। तो भैया इसको हम लिख सकते हैं 36 और कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वाट इंटू सेकेंड, या वाट सेकेंड को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल। बताओ, और इसको लिख सकते हैं 36 गुणे 10 की घात कितना, 5। भाई 5 जीरो है कि नहीं, कितने जीरो है बताओ गिनो, 1 2 3 4 5, तो 5 जूल। जूल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और एक अगर दशमलव हम और बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक दशमलव और बढ़ाएंगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें भी एक जोड़ देंगे, 6 कर देंगे कि नहीं कर देंगे बताओ। एक इसमें दशमलव लगाओगे तो एक इसमें जुड़ जाएगा, जब यही दशमलव हटा दोगे तो नीचे 10 हो जाएगा, और 10 से एक जीरो कट जाएगा तो फिर 5 जीरो हो जाएंगे। आया समझ में। हाँ तो भैया देखो याद भी बहुत आसान से हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं। एक कहते हैं कि तुम्हारे घर में कितनी यूनिट, जब कनेक्शन वाला मतलब बिजली मीटर वाला जब बिल निकालने आता तो कहता तुमने इतनी यूनिट खत्म किया है, करता कि नहीं कहता। 1 यूनिट का मतलब आपने इतनी ऊर्जा खत्म किया। अब अगर आपने महीने में मान लिया कितनी यूनिट खत्म कर दिया, मान लिया 30 यूनिट खत्म कर दिया, और 1 यूनिट का चार्ज कितना है, मान लो 6 रुपया, तो 6×18 180 रुपये बिल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरीके से आता है 200 तक। अब जितना ही मतलब खत्म करोगे, जिस तरह से खपत करोगे, जाड़ों में कम करते हैं, गर्मियों में बढ़ जाता है, पंखे उंखे चलते हैं, सब है कि नहीं बताओ। समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ। 1 किलोवाट देखो, अब परीक्षा में आता है सवाल, परीक्षा में आता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 10 की घात 6 जूल। या पूछे 1 यूनिट में, तो 1 यूनिट में भी उतना है। 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट घंटा, माने 1 किलोवाट वाले कनेक्शन से आपने 1 घंटे में इतनी ऊर्जा
खत्म कर दिए। 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ठीक भैया, आ गया समझ में, नोट करो। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। भैया लिखा है 400 वाट, क्या लिखा है 400 वाट शक्ति। शक्ति कितनी हो गई 400 वाट। शक्ति का मतलब तो वाट ही होता है। ठीक, का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर माने फ्रिज, रेफ्रिजरेटर माने फ्रिज, 8 घंटे माने समय कितना, टी बराबर 8 घंटे प्रतिदिन, मतलब दिनों की संख्या कितनी है 1, तो प्रतिदिन माने यहाँ पर एक दिन में 8 घंटे चलता है। एक दिन में कितने घंटे, 8 घंटे चला जाता है। 3 रुपया प्रति किलोवाट घंटा की दर से, मतलब 1 यूनिट का खर्चा कितना है 3 रुपया। इसे 30 दिन तक चलाया गया, कितने दिन तक 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो 30 दिन में, 30 दिन में फ्रिज द्वारा या रेफ्रिजरेटर द्वारा व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा, फार्मूला क्या पढ़ाया था, W बराबर PT, W बराबर PT, W बराबर निकालेंगे यहाँ से PT, तो ये ऊर्जा आएगी किलोवाट घंटे में। तो भैया PT, P का मतलब कितना है 400 वाट, 400 वाट। अब कितने घंटे 8 घंटे, और कितने दिन तक 30 दिन तक। ये तो एक दिन का निकलता भाई। 400 वाट खत्म कर, मतलब फ्रिज जो है वो 400 वाट खपत करता है, समझ गए। एक दिन में 8 घंटे चलता है, और कितने दिन तक 30 दिन तक। तो 30 दिन से भी तो गुणा करना पड़ेगा, ये तो एक दिन का निकलता। अब गुणा कर लो, 8 चक्कू 32 तिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96, या इधर से कर लो 4 तिया 12 और 12 अट्ठी 96, जिधर से सरल बैठे 4 तिया 12, 12 अट्ठी, और कितने जीरो लगे हैं 2 1 3, तो 3 जीरो लगा लो। 96,000 वाट, 96,000 वाट। वाट ये इतनी ऊर्जा जो है भाई खत्म होगी, कितने किलोवाट घंटा। ये आएगा किलोवाट घंटा में, काहे में आएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है ना कि किलोवाट घंटा, तो ये कितने काहे में आएगा किलोवाट घंटा। लेकिन भैया समझो, समस्या समझो, यहाँ पर क्या आ गई, ये दिया था वाट में, काहे में दिया था, ये तो इतना यहाँ वाट था ना, और यहाँ क्या था घंटा। सबके मात्रक लिखना पड़ेगा, देखो सबके मात्रक भी लिखेंगे तब तुम्हें समझाएंगे। यहाँ पे देखो ये कितना था 400 वाट है, 400 वाट, और फिर वाट के बाद में यहाँ समय, समय कितना था 8 घंटे है, और प्रतिदिन माने हर एक दिन 8 घंटे। अब कितने दिन चलाना है 30 दिन, तो देखो दिन से दिन कट गया, कट गया ना, तो उत्तर आएगा कितना 4 तिया 12, 12 अट्ठी 96, 1 2 3 जीरो 96,000 वाट इंटू घंटा। वाट इंटू क्या आ गया घंटा, लेकिन हमको चाहिए किलोवाट घंटा में, काहे में चाहिए तो 1,000 से भाग कर दोगे ना, कितने से भाई 96, चाहे भाग कर दो चाहे यहाँ दिमाग लगा लो कि यहाँ पे देखो 1,000 वाट अलग कर लो, बोलो 1,000 वाट अलग कर लिया, यहाँ से 3 जीरो अलग कर लिए, तो 1,000 वाट में कितने किलोवाट होते हैं 1 किलोवाट। तो ये हो गया 96 गुणे 1 किलोवाट घंटा, है ना। तो 96 गुणे 1 तो एक रहेगा, तो कितना आ गया 96 किलोवाट घंटा। और चाहे यह दिमाग लगा लोगे 1,000 से भाग दे देते तो उतना ही आता। अब भैया चाहे हम कह लें 96 किलोवाट घंटा, और चाहे कह लें 96 यूनिट, कितने यूनिट खत्म हुई बिजली 96। अब बताया गया है कि 1 यूनिट का खर्चा कितना है, या 1 किलोवाट घंटा की कीमत कितनी है 3 रुपया, है ना, कितनी है, तो 1 यूनिट का खर्चा, 1 यूनिट का खर्च कितना है 3 रुपया, है ना। तो 96 यूनिट खत्म किया है तुमने, तो एक महीने में, तो 96 यूनिट का खर्च कितना आएगा 96 गुणे 3, तिछंग 18, 3 9 27 1 28, 288 रुपया बिल आएगा तुम्हारा। ठीक, लगा लो। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे भैया क्या लिखा है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट, ये क्या है विभव, विभव कितना दिया है 220 वोल्ट है, के जनित्र से, जनित्र माने जनरेटर से संयोजित है, समझ गए भैया, जनरेटर से बल्ब जल रहा है, ठीक समझना। 220 वोल्ट के जनरेटर से, जनरेटर भी 220 वोल्ट ऊर्जा निकालता है। यदि बल्ब से, अब तो बड़े जनरेटर भी आने लगे, यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर, ये क्या है धारा 0.5 एम्पियर, ये क्या है
धारा 50 लिखा है, दशमलव बाद 0 का मतलब नहीं होता है। ये हो गया। धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति पूछ रहा है, बल्ब की शक्ति यानी पी पूछ रहा है। और पी बराबर क्या फार्मूला होता है, बी आई। और बी का मान कितना है 220। और आई का मान कितना है 0. दशमलव हटाओ, 0 नीचे जाएगा, एक 0 से एक 0 कट गया, तो 22 पंचे 110 वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता वाट। ठीक, या तो फिर वोल्ट इंटू एम्पियर या फिर वाट लगा लो। देखते हैं भैया नेक्स्ट, यहाँ लिखा 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर। सॉल्यूशन, 8 ओम प्रतिरोध, ये क्या दिया है प्रतिरोध कितना ओम 8 ओम का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन से मतलब 2 घंटे तक, समय कितना 2 घंटे तक, 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। कितने एम्पियर 15 एम्पियर जो है धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात करना है। माने यहाँ पे लिखना है हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर, माने एच निकालना है हमको, है ना। क्या निकालना है एच निकालना है। ठीक, एच का फार्मूला क्या लगाएंगे, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, यही लगाएंगे ना। एच बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे आई स्क्वायर आर टी, भाई यही तो फार्मूला लगेगा आई स्क्वायर आर टी। लेकिन सवाल में भैया क्या पूछा है ऊष्मा की दर, दर माने समय, ऊष्मा ऊपर हो गई और इसकी दर, दर माने नीचे क्या होगा होना चाहिए टाइम, तो टी से टी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये भाई हमको निकालना है आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आई का मान कितना है 15, 15 गुणे 15 और आर का मान कितना है 8, 15 15 हम 225 गुणे 8, तो 25 अट्ठी 200 अलग हो जाएगा और 2 अट्ठी 1600 अलग हो जाएगा, 1600 200 1800, कितना आ जाएगा 1800 यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया। ऊपर क्या आएगा ऊष्मा मतलब जूल, जूल बटे सेकंड है ना, जूल बटे सेकंड, ऊपर जूल आएगा और नीचे क्या आएगा सेकंड, जूल बटे सेकंड इसका राइट आंसर आने वाला है। या फिर इसको हम वाट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं वाट। शक्ति है एक हिसाब से, एक हिसाब से क्या है शक्ति। P बराबर बी आई और B बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, और टी तो बटे में कट जाएगा बस। यहाँ वाट भी लिख सकते हैं या जूल सेकंड या वाट, वाट भी लिख सकते हो या फिर इसको जूल सेकंड, यहाँ पे वाट भी। कैसे देखो W बराबर क्या होता है मतलब W बटे टी, यही तो होता है P, यही तो होता है। तो इसी का इसका मतलब होता है वाट, इसका होता है जूल और इसका होता है सेकंड। तो जूल बटे सेकंड लिखा हो या फिर लिख सकते हैं ना। अब देखो फ्यूज से संबंधित एक आ सकता है क्वेश्चन कि फ्यूज तार का क्या काम होता है। फ्यूज तार विद्युत संयंत्रों का बचाव किस प्रकार करता है या केवल फ्यूज को लेकर आ जाए प्रश्न। देखो कुछ इस तरीके का फ्यूज होता है, इस तरीके का, और यहाँ पे जो है वो होते हैं नट लगे और इस तरीके से है ना, हम लोग तार लगा के उसको फिट कर। अब तो एमसीबी आने लगी है, अब क्या आने लगी एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म है। अब तो एमसीबी आने लगी, अपने आप से गिर जाती है, लेकिन पहले इस तरीके से आता था। इसको ऐसे हम लोग क्या कर देते थे उसमें फिट कर देते थे, याद है मतलब इस तरीके से होता था। ऐसे तार हम लोग लगा देते इसमें। अब तो भाई क्या होगा यदि फ्यूज लगे किसी विद्युत परिपथ, मान लो इधर से तार आया यहाँ से तार गया, तो ये बीच में आपने क्या लगा दिया, बीच में लगा दिया फ्यूज, क्या लगा दिया फ्यूज। और इसमें बहुत पतला तार हम लोग बांधते हैं, ये नहीं कि बहुत मोटा बांध दो, इसमें पतला तार बांधा जाता है बस कि मतलब बिजली का प्रवाह हो जाए इधर से इधर को आराम से। फ्यूज लगे किसी विद्युत परिपथ में धारा का मान अधिक हो जाता, कभी तुम्हारे तार टच हो गए या आपने तार आपके पतले हीटर लगा दिया या कोई मशीन लगा दिया ऐसी जो ज्यादा लोड उठाती है, लोड ज्यादा खींचेगी तो धारा को खींचेगी तेजी से, और धारा को जो खींचेगी और धारा उतनी होगी नहीं इसमें, तो लोड पड़ेगा तार पे कि नहीं पड़ेगा। तो भैया ये यहाँ पे ज्यादा लोड पड़ेगा, सबसे ज्यादा यहाँ पतला तार है ना, यहाँ पे ज्यादा लोड पड़ेगा तो क्या होगा प्रतिरोध यहाँ पर बढ़ेगा, तो जब तार का प्रतिरोध बढ़ेगा तो यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होगी, है ना। ऊष्मा यानी ऊर्जा, तो ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ऊष्मा से तार क्या हो जाएगा गर्म होगा, और कितना गर्म होगा जितना इसका गलनांक होगा, जितनी इसकी सहन क्षमता उतना सहेगा, उसके बाद में ये क्या होगा टूट जाएगा, ये जल जाएगा अपने आप से गल जाएगा। तो यदि फ्यूज लगे किसी विद्युत परिपथ में धारा का मान अचानक से क्या हो गया अधिक हो गया,
एकदम से धारा बढ़ गई तो फ्यूज तार का ताप बढ़कर गलनांक तक पहुंच जाएगा। मतलब गलनांक का मतलब वो पॉइंट होता है जिसपे वो गल जाएगा, जिससे तार क्या हो जाता है, गल जाता। और जैसे ही तार गल जाएगा, एक तार में बिजली जाना बंद, यानी पूरा परिपथ टूट गया। परिपथ टूटने का मतलब क्या है कि अब बिजली नहीं जाएगी, एक तार से तो कुछ होगा नहीं, ना प्लस से ना माइनस से, तो भैया परिपथ टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, पूरे जितने तार लगे होंगे या तुम्हारी टीवी या जो भी, तो वो सब तुम्हारा बच जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा मामला। ठीक, तो परिपथ को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक लगा इसको। हम लोग देखेंगे फ्यूज। ठीक भैया, ये है हमारे सामने फ्यूज, दिखाई दे रहा है, फ्यूज है ये। यहाँ पर देखो, यहाँ पे बहुत पतला तार ये देखो लगा है, दिख रहा होगा। हाँ यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो बहुत पतला तार ये देखो लगा है। तो जब क्या होगा, जब एक तार यहाँ से देखो उसमें सेट होता है पूरा ऐसे, ठीक, तो उधर से लाइट आएगी, इधर से जाएगी। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मतलब धारा का मान बढ़ेगा, तो धारा का मान बढ़ेगा तो ये तार जो पतला लगाया है, चाहे तो हम मोटा बांध देंगे, तो मोटा बांधेंगे तो थोड़ा गलेगा, मोटा तार बांध देंगे अगर इसमें हम लोग, तो ये तार नहीं गलेगा भैया, ये तार नहीं गलेगा, तो ठोक जाएगा पूरा फिर मीटर उटर। लेकिन यहाँ पे इसीलिए बांधा जाता है बहुत पतला तार। जब धारा का मान बढ़ेगा तो अन्य तारों की अपेक्षा ये तार जल्दी गल जाएगा, ये तार गल जाएगा तो परिपथ भंग हो जाएगा, मतलब धारा आगे नहीं जाएगी। समझ गए ना, यही है हमारा फ्यूज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास में, बहुत ध्यान समझना। लिखा है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम है 1 ओम। बड़ी मतलब दिमाग वाली बात है यहाँ पर। यहाँ भी ये नहीं बताया कि तुमको भैया किसको समांतर क्रम में जोड़ना है, फट से फार्मूला लगा दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, खट से जोड़ दिया, नहीं, कैसे भी जोड़ो वो कह रहा है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन उत्तर आना चाहिए 4 ओम माने अधिकतम। चाहे यहाँ पे ये भी लिख सकता है कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त, ये अधिकतम तो है, अधिकतम 6, 3, 9, 2, 11 अधिकतम, एक हिसाब से अधिकतम अगर निकालें तो भाई 6, 3, 9, 2, 11 है अधिकतम। ठीक, लेकिन इसके अनुसार दोनों प्रश्नों के अनुसार तो ये अधिकतम ही है। ठीक, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में बता दिया है कि 4 ओम लाओ चाहे से जोड़ो, और 1 ओम लाओ चाहे से जोड़ो। ठीक भैया, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग लगाएंगे 4 ओम, कितना ओम 4 ओम, फिर इधर लगाएंगे कितना ओम 1 ओम लाना है हमको, उत्तर लाने हैं। तो देखो 4 ओम लाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ठीक, और 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। बात को समझ रहे हो, ये है 3 ओम ये है 6 ओम। तो जब 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ोगे, 3 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो 3 ओम व 6 ओम के बीच तुल्य प्रतिरोध, बीच तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आएगा बताओ। समांतर क्रम का फार्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 का मान कितना है 3 और 1/r2 का मान 6। अब ये 6 इसको भी 6 बनाओगे तो कितने से गुणा करोगे, ऊपर नीचे 2 से, और 2 1 कम और 2 1 3/6, 6 तो कई बार लिखोगे, तो 3 1 कम 3 दूनी r 1 कम और 2 1 कम, तो r का मान कितना आ गया। मतलब ये जो जहाँ पे 3 ओम 6 ओम लगे हैं, अब हम वहां पे उनको कितना ओम लिख सकते हैं, मतलब 2 ओम लगा दें तो भी तो उतना ही काम करेगा जितना ये दो लोग कर रहे थे समांतर क्रम में। और ये किस क्रम में लग गया, श्रेणी क्रम में। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, तो अब यहाँ लिखेंगे 2 ओम व 2 ओम के बीच, है ना, बीच, ये तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। तो अब ये आ जाएगा इसका उत्तर 4, नहीं आ जाएगा, r बराबर r1 प्लस r2 बने 2 ओम प्लस 2 ओम, कितना आ गया, याद कर लेना इसको, चाहे अपना रट्टा मारो चाहे जिसे, कि 4 ओम हमको लाना है, तो इस तरीके से आ पाएगा 4 ओम। ठीक, और कोई नियम नहीं किस तरह लगा, इसको देखो 1 ओम लाना है, कितना ओम लाना है 1 ओम लाना, तो तीनों प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ोगे, समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ोगे, देखो कम लाना होता है तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता, ज्यादा लाना होता है श्रेणी क्रम में। ज्यादा लाना है 6, 3, 9, 2, 11 श्रेणी क्रम में सबको जोड़ दो, ज्यादा आ जाएगा। और कम लाना है तो समांतर क्रम में जोड़ दिया। देखो एक ये हो गया 2 ओम मान लो, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम, और इसको हमने जोड़ दिया समांतर क्रम में। तब यहाँ लिखेंगे 2 ओम 3 ओम व 6 ओम के बीच तुल्य
बीच तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा, अतः इनके भी तुल्य प्रतिरोध बड़ा भी हो जाएगा। चित्र अभी बना ही दिया तो सबको पता चल गया समांतर क्रम में जोड़ा। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे 1/r बराबर 1/r1 1/+1/r2 प्लस 1/r3। 1/r बराबर 1/r1 का मान 2, r2 का मान 3, r3 का मान, सबको 6 बनाना है। क्यों भैया? तो 2 तिया 6 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब 3 दूनी 6 बनेगा और वो तो 6 ही है पूरा। तो 1/r बराबर क्या आएगा? 6 सबके नीचे, ऊपर 3 एक कम, 2 एक कम, 1 एक कम, 3 2 5 1, 6 से कट गया, आर एक का आर बराबर कितना आएगा? 1। तो भैया ये सवाल याद कर लेना अपना, इसको बिल्कुल रट लेना, चाहे कुछ भी करना अपना, ठीक। ये इस तरीके से आएगा एक ओम, ये 4 ओम इस तरीके से। और जैसे पूछता कि अधिकतम बताओ, ये सवाल नहीं देता, कहता इनको जोड़ो अधिकतम प्रतिरोध, तो अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ते, मैंने सबको जोड़ दो, 6 3 9 2 11 ओम। और न्यूनतम प्रतिरोध पूछता तो इस तरीके से। ठीक समझ गए कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध लगाना है श्रेणी क्रम में, तभी घर की जो लाइट होती है मतलब किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में, है ना, ताकि उसका प्रतिरोध कम हो और धारा दूर तक जा पाए। श्रेणी क्रम झालर। फिलहाल ये प्रतिरोध अलग चीज है, वो तार अलग चीज है जोड़ना, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हमने जो है लेक्चर नंबर 3 में विद्युत और पाठ को समाप्त ही कर दिया। पूरा पाठ हमारा समाप्त हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे सब कुछ हो चुका है, ठीक। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे पड़े हैं यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले पाठ को लेकर के। अगला पाठ हमारा कौन सा है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।